आइए देखते हैं। सो अभी मैंने आपको समझाया कि स्ट्रेस जो है हम जो मॉस में पढ़ेंगे वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस पढ़ेंगे और दो ही स्ट्रेस है, नॉर्मल और शियर। नॉर्मल दैट मीन्स टेंसाइल और कंप्रेसिव, एक्सिस पे लगेगा ऑलवेज, एक्सिस से अगर हट जाए तो बात कुछ और होगी, वो बात मैंने बताया नहीं है, ठीक है खुशबू। और शियर स्ट्रेस कब लगेगा, जब जो वो लोड है वो टेंजेंशियल लगे या फिर पैरेलल लगे, बस इतनी बताया बात। और ये मैंने अभी उस समय भी बताया आपको कि शियर स्ट्रेस जो है वो इस लोड टेंजेंशियल लगने के कारण आएगा, है ना। जब लोड टेंजेंशियल लगेगा तो शियर स्ट्रेस आएगा, लेकिन लोड अगर टेंजेंशियल ना भी लगे तो भी शियर स्ट्रेस आ जाएगा। इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस होगा इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस बोला जाएगा, सही बात है। लोड जो है टेंसाइल लोड लगाने से टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, कंप्रेसिव लोड लगाने से कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा, और दोनों ही नॉर्मल स्ट्रेस है। लेकिन बिना टेंसाइल लोड लगाए, बिना कंप्रेसिव लोड लगाए भी क्या आ सकता है, नॉर्मल स्ट्रेस आ सकता है। तो ये क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेसेस, यही बात है ना। ठीक है, इधर देखिए, तो ये हमारे चैप्टर में कहां कहां पर ऐसा दिखेगा, ध्यान देना। सो हम बात करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट लोडिंग या फिर इनडायरेक्ट स्ट्रेस। ध्यान देना, तो ये हमारे जो चैप्टर है उसमें दो जगह आपको दिखेगा मेनली, अगर हम बात करें तो एक तो दिखेगा बेंडिंग स्ट्रेस वाले टॉपिक में, बेंडिंग स्ट्रेस, और दूसरा कहाँ दिखेगा, टॉर्जन। टॉर्जन या फिर ट्विस्टिंग मूवमेंट जहाँ पर लगता है बॉडी में, या फिर टॉर्जनल स्ट्रेस भी बोला जाता है, टॉर्जनल स्ट्रेस बोल देते हैं, टॉर्जनल स्ट्रेस जहाँ पर ट्विस्टिंग मूवमेंट लगता है। ये कहाँ देखने को मिलता है, टॉर्जन कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है यार तुम्हारे घर में, शाफ्ट में। बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ देखने को मिलता है, बीम में। बेंडिंग स्ट्रेस बीम में देखने को मिलता है। टॉर्जनल स्ट्रेस या फिर टॉर्जन कहाँ देखने को मिलता है, शाफ्ट में। टॉर्जनल स्ट्रेस शाफ्ट में किसके कारण जनरेट होता है, मूवमेंट, लेकिन वो कौन सा मूवमेंट, ट्विस्टिंग मूवमेंट। बेंडिंग स्ट्रेस बीम में देखने को मिलता है, लेकिन वो किसके कारण जनरेट होता है, अरे किसके कारण। तो बेंडिंग मूवमेंट और ट्विस्टिंग मूवमेंट एक ही हुआ या अलग हुआ, अलग हुआ, अलग हुआ ना। दोनों ही मूवमेंट है, लेकिन एक बेंडिंग है और एक क्या है, ट्विस्टिंग मूवमेंट है। पहले तो अब कुछ और समझने से पहले हम इसको क्लासिफाई कर लें कि ये क्या है, दोनों चीज, दोनों ही मूवमेंट है। ये कोई बार है सपोज, ये इसका एक्सिस है, ध्यान देना। अगर ये ट्विस्टिंग मूवमेंट है, टॉर्जनल मूवमेंट बोलते हैं, टी लिखते हैं, जब हम लिखेंगे वहां पर टी, किलोन्यूटन मीटर, यही तो होगा मूवमेंट का यूनिट। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, न्यूटन इंटू डिस्टेंस इज मीटर, न्यूटन मीटर, किलोन्यूटन मीटर। ये अगर ट्विस्टिंग मूवमेंट है तो इसमें कैसा इफेक्ट लेके आएगा, इसको ट्विस्ट करना चाहेगा। सपोज ये यहाँ से फिक्स्ड है, सपोज अभी जब वहां पर आएंगे तो हम बात करेंगे, अगर फिक्स नहीं होगा तो क्या ही का ट्विस्ट कर पाएगा यार। अगर ये फिक्स नहीं होगा, क्लॉकवाइज घुमाओ, क्लॉकवाइज घूमता रहेगा, तो कहाँ से ट्विस्टिंग आएगा, ट्विस्टिंग थोड़ी ना आएगा, है कि नहीं। अभी इसमें वहां पर टॉर्जन में आएंगे तो अच्छे से चर्चा करेंगे, ध्यान देना। तो ये ट्विस्ट कर रहा है, दैट मींस ये ऐसा मूवमेंट है जो इसको ट्विस्ट कर रहा है, दैट मींस एक्सिस के अबाउट क्या करना चाह रहा है, घुमाना चाह रहा है, एक्सिस के अबाउट घुमाना चाह रहा है। ये है ट्विस्टिंग मूवमेंट, समझ रहे हो। अब अगर मैं बेंडिंग मूवमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं, यहां पर अगर बेंडिंग मूवमेंट लगे, सपोज ये आपके पास बेंडिंग मूवमेंट लग रहा है m किलोन्यूटन मीटर, तो अगर ये बेंडिंग मूवमेंट है तो ये इसको क्या करना चाहेगा, लेंथ के अलोंग क्या करना चाहेगा, बेंड करना चाहेगा, समझे बात को। सो जो ट्विस्टिंग मूवमेंट होता है वो अबाउट द एक्सिस होता है, एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लगता है, और जो बेंडिंग मूवमेंट होता है वो अलोंग द एक्सिस होता है। एग्जाम में ये भी पूछ लिया गया है, ठीक है जी। जो ट्विस्टिंग मूवमेंट होता है वो ट्विस्ट कर रहा है अबाउट द एक्सिस, जो बेंडिंग मूवमेंट होता है वो क्या करता है, अलोंग द एक्सिस एक्ट करता है, इसको बेंड कर रहा है, ऐसा बेंड करेगा। इतनी बात समझ में आएगी, ये आपको पता होना चाहिए। इधर देखिए, हम जो बात करने जा रहे थे उस पर आते हैं, ये तो आपको और जब वहाँ पर आएंगे तो और चर्चा करते रहेंगे। ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया है, ट्विस्टिंग मूवमेंट और बेंडिंग मूवमेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप लिख रहे हैं तो कॉपी में लिख लेंगे, अलग से हेडिंग में लिख लेना, ट्विस्टिंग मूवमेंट क्या होता है, ट्विस्टिंग मूवमेंट और बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है। अभी तो हम आए नहीं है बेंडिंग मूवमेंट, तो हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। तो ये अबाउट द एक्सिस होता है, एक लाइन में आप पिक्चर बना सकते हैं कॉपी में, और ये अलोंग द एक्सिस होता है।
ठीक है, दोनों का यूनिट तो सेम ही होगा, किलोमीटर मीटर, है ना। अब इधर आइए, बेंडिंग स्ट्रेस को थोड़ा समझते हैं और कैसे इनडायरेक्ट स्ट्रेस आ रहा है ये समझते हैं। इधर आइए, लिख लिया आपने जो लिख रहे थे। अब इधर देखिए, थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया, चलेगा, चला लेंगे, कोई दिक्कत, चला लोगे ना यार। 3D दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है ना। स्क्वायर बीम दिख रहा है ये कि रेक्टेंगल दिख रहा है? स्क्वायर जैसे दिख रहा है, साइड बराबर बराबर दिख रहा है, लगभग लगभग, ठीक है। स्क्वायर बीम है, क्रॉस सेक्शन यार स्क्वायर है ना, ठीक है ठीक है। इधर आइए, अब ये बीम है बिफोर बेंडिंग, बेंड नहीं हुए, ध्यान देना। बेंड कैसे होता है? जब लोड लगेगा, है ना, लोड लगेगा। लोड कहाँ पर लगता है बीम में? हाँ, एक्सिस पे लगेगा, वही अभी बता भी देता हूँ कि कौन सा एक्सिस पे लगता है। हाँ कहाँ, कल ही तो बताया, कौन से कहाँ लगता है? लेटरल डायरेक्शन में। ये कौन सा डायरेक्शन है? लेटरल। और क्या बोलते हैं लेटरल को, और क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। ये टर्मिनोलॉजी के साथ ही तो खेलता है, क्वेश्चन जो देता है। शियर स्ट्रेस ना देके टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलता है, तुमको पता ही नहीं रहेगा टेंजेंशियल स्ट्रेस से शियर स्ट्रेस, तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक्सियल स्ट्रेस बोलेगा, घबरा गया, एक्सियल स्ट्रेस क्या होता है? एक्सियल स्ट्रेस कुछ होता ही नहीं है, नॉर्मल स्ट्रेस एक्सियल स्ट्रेस है कि नहीं? तो टर्मिनोलॉजी को समझिए, यही तो टर्म्स को समझना है। ये कौन सा डायरेक्शन है? ये कौन सा डायरेक्शन है? ये वाला लेटरल ना। अरे घबराते क्यों, लेटरल ना। हाँ हाँ, ध्यान देना, इधर समझिए, इसमें लोड लगेगा जी। अब थोड़ा समझिए बीम को। आप बीम को ऐसे बनाते हैं कि जब आप बीम बनाते हैं ऐसे बनाते हैं? ऐसे नहीं बनाते। जैसे कि आप क्या बोल रहे हो सर? अरे यार, जैसे आप सिंपली सपोर्टेड बीम बनाते हैं ऐसे बनाते हो सर, सिखाओ तो पहले सिंपली सपोर्टेड बीम। अरे सिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा। सिंपली सपोर्टेड ऐसे लिखते हैं, कैंटिलीवर ऐसे बनाते हैं, फिक्स बीम ऐसे बना लेते हैं, क्यों जी, प्रॉड बीम ऐसे बना लेते हैं। थोड़ा थोड़ा तो आइडिया है ना, कंटिन्यूस बीम, ओवर हैंगिंग बीम। तो ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है? जो लाइन बना रहे हो, इसको छोटा कर दिया है, इसको पूरा छोटा दबा के एक लाइन बना दिया है? ऐसा नहीं है। इधर देखो, एक्सिस है, यस वेरी गुड, एक्सिस है। इधर देखो, ये सेंटर लो यहाँ पर, इधर देखो, यही तो सेंट्रॉइड बनता है, ध्यान देना। ये एक्स एक्सिस होगा, ध्यान देना, अभी लिखो नहीं, ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है? जेड। ये जब भी हम बीम बनाएंगे, जब हम बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ेंगे तो बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, तो है ना। तो हम जो ऐसे लेते हैं ना, जैसे कि ऐसे लेते क्रॉस सेक्शन, जैसे स्क्वायर ही बना देते हैं, स्क्वायर जैसे दिख रहा है, तो मान लो यार ये स्क्वायर है, इधर ध्यान दो। तो यहाँ पे एक सेंट्रॉइड बनाते हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है ये तो जानना जरूरी है, वहाँ पर आएंगे तो अच्छे से बताऊंगा ही। तो यही तो सेंट्रॉइड है ये। उसके बाद इधर क्या बनाते हैं? एक्स एक्स एक्सिस, और इधर क्या बनाते हैं? वाई वाई एक्सिस। तो ये जो सेंट्रॉइड है ये तो यही तो है, वो कौन से एक्सिस से आया है? जेड से आया है। और इधर देखो, दिख रहा है तुमको, ये एक्स एक्स एक्सिस दिख रहा है, और ये कौन सा है? वाई वाई। ये वाई वाई है, ये वाई वाई, ये एक्स एक्स, और ये जेड जेड। तो जैसे तुम यहाँ ले लो या फिर यहाँ ले लो, यही तो सेंट्रॉइड बोलते हो। सेंट्रॉइड जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है, मैं कल भी बताया था, और मैं जब आप बीम में पहुंचूंगा तो और अच्छे से बताऊंगा। पहले आप देखिए, आप ये बीम का कैसे क्रॉस सेक्शन लेते हैं, ये उसका सेंट्रॉइड है, ये जेड एक्सिस वाला तो है। और इधर आप देखिए, देख पा रहे हैं, इधर ये एक्स एक्स एक्सिस है, और इधर क्या है? वाई वाई एक्सिस। तो जब भी आप ऐसे बीम बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं, जेड जेड इसके अंदर रहता है, बोर्ड के अंदर, है कि नहीं यार? ध्यान देना। सो आप जो अभी मैं बीम आपको बनाया कि आप सिंपली सॉर्ट बीम बनाइए, तो आप ऐसा लाइन बनाते हैं, ये लाइन बनाते हैं, वो लाइन ये है जेड एक्सिस वाली। तो जो भी लोड लगता है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो बार है उसमें जो टेंसाइल लोड लग रहा है वो ऑलवेज कहाँ पर लगता है? एक्सिस पे। लेकिन एक्सिस के बाहर भी लग सकता है, इट्स कॉल्ड इसेंट्रिक लोडिंग। यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी एक्सिस को छोड़ के कहीं पर भी लगे, इट्स कॉल्ड इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग, कहीं पर भी लग जाए तो उसका इफेक्ट कुछ और आएगा। अभी मैं जिसको डिस्क्लोज नहीं करा, धीरे धीरे बताऊंगा, अभी एक साथ चीजें दे दूंगा, आपके दिमाग में जाएगा नहीं। इधर ध्यान देना। वैसे ही जो आप बीम बनाते हैं उसमें लोडिंग लगाते हैं, कोई सा बीम बनाए, सिंपली सपोर्टेड बीम बनाए
कैंटिलीवर बीम बनाया, उसमें कोई सा भी लोड लगाएं, यूडीएल लगाएं, पॉइंट लोड लगाएं, यूवीएल लगाएं, XYZ कोई सा भी लोड लगाएं, मूवमेंट लगाएं, जितने भी लोडिंग बीम में लगेंगे वो सब कहाँ पर लगते हैं, इस एक्सिस पे, समझ रहे? तो आप जो ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं जहाँ पर लोड लग रहा है वो यही वाला एक्सिस होता है। इतनी बात समझ में आई क्या तुमको? है ना? बीम में जो भी आप लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाली लाइन होती है, और लोड सब क्या लगता है, उसी के अंदर लगता है, उसी पे लगता है लोड, यूडीएल हो, मूवमेंट हो, सब वहीं पर लगता है। इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है, ये बिफोर बेंडिंग का कंडीशन है, ध्यान देना। बिफोर बेंडिंग आपके पास ये है, जब इसमें लोड लगेगा तो ये क्या हो सकता है, बेंड हो सकता है। जब ये बेंड होगा, ध्यान देना, जब ये बेंड होगा तो कुछ इस तरीके से बेंड होगा, यहीं पर बता देता हूँ। थोड़ा स्क्वायर टाइप का दिखे तो यार, थोड़ा ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, और यही क्या होता है जी, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग चीजें होती हैं, आप समझेंगे, है ना? हम यूज करते हैं सेंट्रॉइड मॉस में। क्यों यूज करते हैं सेंट्रॉइड? बिकॉज सेंट्रॉइड जो होता है वो 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए होता है, और हम जितने भी बॉडी को यूज करेंगे, जो भी हमारे पास एलिमेंट होगा मॉस में, सब हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, 2 डायमेंशनल। ठीक है जी, वो तो बात का विषय, हम आएंगे वहाँ पर। ये तो टॉपिक भी दे रखा है मैंने, सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें हम चर्चा करेंगे। बिफोर बेंडिंग का केस है जी ये, बिफोर बेंडिंग। और इसमें जब लोड लगेगा, और लोड कहाँ पर लगेगा ये भी आपको पता चल गया, कितने टाइप के लोड होते हैं ये कैसे पता चलेगा, जब शियर फोर्स बेंडिंग में डायग्राम में आएंगे तो हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ये बिफोर बेंडिंग है। आफ्टर बेंडिंग अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से बेंड होता है वो, लाइक दिस। कैसा कर्वेचर बनेगा इस पर सब चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा। अभी तो सिर्फ हम इनडायरेक्ट स्टेप से बात करने जा रहे हैं, कर्वेचर कैसा बनेगा अभी हम बात नहीं कर रहे। सर्कुलर बनेगा, पैराबोला बनेगा, ये सब थोड़ी बात करें, बस अभी हम ऐसी कर्वेचर देखना चाह रहे हैं कि बीम बेंड होने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और थोड़ा सा संभाल लेना यार, ऊपर नीचे होगा। तो आप ये देखिए, ये टॉप वाला लेयर है, ये टॉप वाला लेयर है, और ये बॉटम वाला लेयर है। तो टॉप वाला लेयर और बॉटम, इसमें बीम में बहुत सारे लेयर है। इनफाइनाइट मटेरियल का अगर लेयर की बात करूँ, ये लेयर है, ये लेयर है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर है, बहुत सारे लेयर है बीम का, मटेरियल का लेयर यार, है ना? ऐसे करके लेयर, बहुत सारे लेयर है। सो अगर मैं बात कर रहा कि टॉप वाले लेयर को तुम देखो, टॉप वाले लेयर को तुम देखो तो थोड़ा सा छोटा लग रहा है, किसके कंपेयर में, बॉटम वाले। तो छोटा लग रहा है, दैट मीन्स ये क्या हुआ है, इसमें ऐसा लोड लगने का, लोड तो ऊपर लगा है, पॉइंट लोड लगा हो, यूडीएल लगा हो, यूवीएल लगा हो, मूवमेंट लगा हो, इसेंट्रिक लोडिंग लगा हो, कुछ भी लोडिंग लगा हो, ये तो लेटरल डायरेक्शन में लगा है। लेकिन उसके कारण आप ये देख रहे हैं कि ये जो टॉप वाला लेयर है वो छोटा दिख रहा है, और बॉटम वाला लेयर क्या दिख रहा है, बड़ा। और छोटा और बड़ा कौन कर रहा था, अभी हम लोगों ने देखा स्ट्रेस, बड़ा कर रहा था, हाँ छोटा कर रहा था कंप्रेसिव, और बड़ा कर रहा था कौन सा, टेंसाइल। लेकिन वहां पर जब हम लोग देखा था, वहां पर हमने नाम दिया था डायरेक्ट लोडिंग, डायरेक्ट टेंसाइल लोड लग रहा था, डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड लग रहा था, तो छोटा बड़ा हो रहा था, तो उसमें स्ट्रेस जनरेट हो रहा था, उसको हम टेंसाइल स्ट्रेस और क्या बोल रहे थे, कंप्रेसिव स्ट्रेस बोल रहे थे। सही बात है ना? लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट लोडिंग टेंसाइल और कंप्रेसिव को लग रहा है क्या, यहाँ लग रहा है क्या, बीम में यहाँ लोडिंग लगता है क्या, इसके क्रॉस सेक्शन यहाँ पर लोड लगता है क्या, टेंसाइल का? बीम में तो हमेशा लेटरल डायरेक्शन में लोड लगता है, लेकिन लेटरल डायरेक्शन में बीम में लोड लगता है, लेकिन बीम में हम देख रहे हैं, लेयर्स में हम देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन और एलोंगेशन दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है और क्या दिख रहा है, एलोंगेशन। और कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, दैट मीन्स उस लेयर पे कौन सा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, कंप्रेसिव, और एलोंगेशन आ रहा है, दैट मीन्स कौन सा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, टेंसाइल। यानी कि पूरे बीम में, तो सर बेंडिंग स्ट्रेस क्यों बोल रहे हैं? अरे बेंडिंग स्ट्रेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीम जो है बेंड हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं, रेजिस्टिंग फोर्स ही तो स्ट्रेस है ना, तो वो जो रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है किसके अगेंस्ट डेवलप हो रहा है, बेंडिंग के अगेंस्ट। लोड लगाने से बीम बेंड हो रहा है, तो जो स्ट्रेस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट हो रहा है, दैट मींस स्ट्रेस जो है वो बेंडिंग के अगेंस्ट जनरेट हो रहा है, उसको हम बेंडिंग स्ट्रेस बोल रहे हैं। बट बेंडिंग स्ट्रेस इज नथिंग बट नॉर्मल स्ट्रेस। दिख तो रहा है बीम में, दिख क्या रहा है बीम में, सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेस और क्या दिख रहा है, टेंसाइल। तो इसके बीच में जैसे लेयर्स पे अगर हम बात करें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर है, अभी मैं अच्छे से बात नहीं करूंगा, अभी तो मैं ऐसी बात कर ले रहा। तो बहुत सारे लेयर है, तो उसमें एक लेयर ऐसा होता है जो बीचों बीच होता है, लगभग सेंट्रॉइड पे होता है। प्योर बेंडिंग के केस में सेंट्रॉइड पे ही होता है, न्यूट्रल एक्सिस, अभी उसको अभी मैं अच्छे से डिस्क्लोज नहीं कर रहा, बस आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा। एक न्यूट्रल एक्सिस होता है, एक न्यूट्रल लेयर होता है। न्यूट्रल लेयर नाम से लग रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर बीम में एक लेयर को मैं न्यूट्रल लेयर बोल रहा हूँ। तो न्यूट्रल लेयर वो लेयर होता है जिसमें ना ही कोई कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, ना ही कोई
एलोंगेशन बहुत ही नेग्लिजिबल होता है वो लेयर, तो उस लेयर को हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रल लेयर। तो न्यूट्रल लेयर में ना ही कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा, बिकॉज ना ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ना ही एलोंगेशन हुआ है, तो ना ही कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा ना ही क्या आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। और बेंडिंग स्ट्रेस ही क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस है। तो इस लेयर पे कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एलोंगेशन, कॉन्ट्रैक्शन और एलोंगेशन जीरो है जी। तो कॉन्ट्रैक्शन और एलोंगेशन जीरो है, दैट मीन्स टेंसाइल एंड और नहीं एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है, जीरो है। और टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस जीरो है, दैट मीन्स, और ये टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस ही क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस, दैट मीन्स बेंडिंग स्ट्रेस भी क्या है, जीरो है। और टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस ही क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस। समझे मेरी बात? सो बीम में एक ऐसा लेयर होता है जिसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्शन कोई भी एलोंगेशन देखने को नहीं मिलता है, कॉल्ड न्यूट्रल लेयर। एग्जाम में कितने बार पूछा है, न्यूट्रल लेयर पे बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, तुम क्या बोलोगे, जीरो। न्यूट्रल लेयर पे टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, जीरो। न्यूट्रल लेयर पे कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, जीरो। सो जब बीम इस तरीके से बेंड होता है, इज कॉल्ड सैगिंग, जब इस तरीके से बेंड होता है सैगिंग, किस तरीके से सर, जिस तरीके से बनाया हूं इस तरीके से, और किसी दूसरे तरीके से बैंड भी होता है क्या सर, यस, हॉगिंग जैसा बैंड होता है, लाइक दिस, इस तरीके से बैंड हो जाए, इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं हॉगिंग। इट्स कॉल्ड निगेटिव बेंडिंग मोमेंट, मतलब बीम में निगेटिव बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है। सैगिंग मतलब पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। तो आपको ये समझ में आया, ध्यान देना, कि बीम में सिर्फ और सिर्फ टेंसाइल और कंप्रेसिव जनरेट होगा। अब समझिए, बीम अगर इस तरीके से बेंड हो रहा तो एस से आप याद रखिए, एस से स्माइली याद रखिए, एस से स्माइल, और स्माइल क्यूट सा होना चाहिए, ऐसे याद रखिए। तो क्यूट कहने का मतलब सी क्या होगा, कंप्रेसिव, और टी मतलब टेंसाइल, मतलब एक न्यूट्रल लेयर है जो अलग करता है दोनों को। न्यूट्रल लेयर में ना ही कंप्रेसिव ना ही टेंसाइल। अब अगर सैगिंग से बीम बैंड हो रहा है तो न्यूट्रल लेयर के ऊपर क्या जनरेट हो जाएगा, कंप्रेसिव, और न्यूट्रल लेयर के नीचे क्या जनरेट हो जाएगा, टेंसाइल। समझ रहे हैं क्या? यानी कि न्यूट्रल लेयर के ऊपर जितने भी लेयर्स होंगे सब कॉन्ट्रैक्ट हुए होंगे, और न्यूट्रल लेयर के नीचे जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे, एलोंगेट। तो एलोंगेट हुए तो टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हुए तो क्या आ रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है। समझ में आया बात? अगर हॉगिंग की अगर बात करो, एच मतलब हारा हुआ व्यक्ति, तो हारा हुआ व्यक्ति को हंसना चाहिए, लेकिन हमारे हिसाब से रो रहा है हारे हुए को भी हंसना चाहिए यार, है ना, क्योंकि गेम में कोई हारता नहीं है, या जीतता है या फिर क्या करता है, सीखता है। अच्छा डायलॉग है ना, ये बहुत बढ़िया डायलॉग है अपने जीवन के लिए। इधर देखो, तो यहाँ पर क्यूट सी स्माइल है, इसको उल्टा कर दो, टीसी मतलब सर, टीसी मतलब दैट मीन्स अगर हॉगिंग से अगर बीम फेल हो रहा, बिफोर बेंडिंग ऐसा था, आफ्टर बेंडिंग इस तरीके से हो गया है, हॉगिंग निगेटिव बेंडिंग इस तरीके से बेंड हो रहा है, एडवर्स कंडीशन बोलते हैं, ये बहुत रेयर होता है। जब क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं दिया है, बस बोल रहा है कि बीम जो है वो बेंडिंग से सब्जेक्टेड है, दैट मींस वो किससे सब्जेक्टेड है, हॉगिंग से, सैगिंग सब्जेक्टेड है। हॉगिंग से अगर उसको बोलना होगा तो क्वेश्चन में लिख के देगा। हॉगिंग मतलब समझ रहे हैं, जो बीम है उसके ऊपर से ऐसे टूट जाना, है ना। तो ये जब नीचे जैसे भूकंप आता है तब ऐसा जनरली होता है ना, एडवर्स कंडीशन में आता है, नीचे से ज़्यादा प्रेशर आ गया तो बीम ऐसे टूटेगा, नहीं तो जनरली बीम तो ऐसे ही फेल होता है। तो जब हॉगिंग होगा दैट मीन्स निगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा, तो न्यूट्रल लेयर तो ऐसा लेयर है जहां पर ना ही कोई कंप्रेशन ना ही कोई एलोंगेशन, दैट मीन्स ना ही कोई टेंशन ना ही कोई कंप्रेशन, दैट मीन्स बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या, जीरो। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसके नीचे क्या आ जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या आप समझ गए इतनी बात को? क्या आप ये समझ रहे हैं क्यों इसको इनडायरेक्ट स्ट्रेस की कैटेगरी में रखा गया है, बेंडिंग स्ट्रेस को? क्योंकि यहाँ लोड टेंसाइल और कंप्रेसिव डायरेक्ट नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है ना, वो लेटरल डायरेक्शन में लोड लगने के कारण आ रहा है। इतनी बात आपको समझ में आई क्या? लिखिए इसको, क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं, लेकिन डायरेक्ट स्ट्रेस लिख लो और बेंडिंग स्ट्रेस लिख लो। बेंडिंग स्ट्रेस आता है बेंडिंग मोमेंट की, ये तो बार बार मैं बात करते रहूँगा, उसको लिख लो। और उसके बाद ये और ये 2 डायग्राम बना लो, और ये 3 डायग्राम बना लो। ये इसके बाद ये सैगिंग बना लेना, और इसको सेम एक यहाँ बनाना, यहाँ मैं बना भी देता हूँ, और हॉगिंग लिख लो। और लिखो एक न्यूट्रल लेयर बना देना, उसके ऊपर कंप्रेसिव और टेंसाइल लिख लेना। यहाँ एक न्यूट्रल लेयर बना देना, न्यूट्रल लेयर सर न्यूट्रल एक्सिस बोल रहे थे, अरे यही तो न्यूट्रल लेयर को ही, न्यूट्रल लेयर में जो एक्सिस होगा उसी को तो हम बोलेंगे न्यूट्रल एक्सिस।
तो सर जो सेंट्रोइडल एक्सिस होता है उसका क्या कहानी है? दोनों बराबर होते हैं। दोनों बराबर होते हैं, हाँ, जब प्योर बेंडिंग सब्जेक्टेड होता है। अभी आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, एक साथ सारी चीज़ें नहीं दे सकता ना, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। बिफोर बेंडिंग लिखिए मस्त अच्छे से, बिफोर बेंडिंग, और ये आफ्टर बेंडिंग। बिफोर बेंडिंग, आफ्टर बेंडिंग। अभी बीम को हम बहुत बढ़िया समझेंगे। ये तो अब मैंने ऐसे ही समझा दिया है, अभी एक ऐसी थोड़ी ना, ये तो बस अभी मुझे बस ये बताना था कि बीम में नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होता है, बस ये बताना था। सैगिंग और हॉगिंग ध्यान रखें आप। सैगिंग मतलब पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, हॉगिंग मतलब निगेटिव बेंडिंग मोमेंट। सैगिंग जब भी होगा तो ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन आएगा, और हॉगिंग होगा तो ऊपर टेंशन नीचे कंप्रेशन आएगा। किसके ऊपर, किसके नीचे? न्यूट्रल लेयर के ऊपर, न्यूट्रल लेयर के नीचे। दैट्स ऑल। इसके बाद हम पढ़ेंगे टॉर्जन। आप लिखिए पहले इसको।